स्टूडेंट्स, आप सभी का माइक्रो स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैंने क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें मैंने आपको इसके शुरुआती चीज़ों को बताया था, जिसमें केमिकल रिएक्शन क्या है और साथ ही साथ इसका इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं, हाउ टू राइट अ इक्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने बताया था। आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वैसे तो क्लास 9 में भी आप लोगों ने कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो लिखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग यही देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर कहता है कि वी हैव लर्न इन क्लास 11 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू द दोज अनदर एलिमेंट। क्या कहा है इसमें, क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो उसमें एटम्स भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? एटम्स भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में, मतलब प्रोडक्ट जो है, एलिमेंट तो चेंज होगा नहीं कभी, प्रोडक्ट चेंज होता है। तो ये कह रहा है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो एलिमेंट का जो एटम्स है ना वो चेंज नहीं होगा। ओके, इसका सिंपल सा यही बात है। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, ना ही कोई एटम यहाँ से गायब हो जाएगा और ना ही कोई नया एटम जो है इसमें आएगा। जो है रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में रहेगा, ये कह रहा है। फिर क्या बता रहा है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि O2 के बीच में बॉन्ड होगा। एक एटम है ऑक्सीजन का, दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एट्रैक्टिव फोर्स होगा ना जो इसको बांध के रखेगा। मान लो किसी रिएक्शंस में इसने भाग लिया, किसी रिएक्शंस को ये करा रहा है, उस टाइम क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के लिए क्या होगा, इसमें एनर्जी लगेगा, तो वही एनर्जी भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस है उसमें ये कह रहा है कि हो सकता है कि जब रिएक्शंस हो तो दो एटम्स के बीच में इस तरीके से बंटवारा हो जाए, दो एटम जो है अलग अलग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये दो अलग अलग मिलके एक हो जाए। क्लियर, ये बोल रहा है। अब हम लोग बॉन्ड के बारे में कब पढ़ेंगे, तो ये सब टाइप ऑफ बॉन्ड जो है आगे के चैप्टर्स में दिया हुआ है, चैप्टर 3 और 4 में हम लोग पढ़ लेंगे। नाउ अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें पहला रिएक्शंस का जो टाइप है दोस्तों वो हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये देख लीजिए। वैसे तो इसका नॉमेनक्लेचर से स्पष्ट नज़र आता है कि दो अलग अलग एटम्स मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है। उसमें क्या किया गया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का आप अगर सूत्र देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे, केमिकल फार्मूला, तो क्या होता है CaO2, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी CaO होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, उसको एक बीकर में ले लिए इस तरीके से। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी को डालेंगे, डाल रहे हैं। टच द बीकर एज शॉन इन द फिगर 1.3। और इस बीकर को
सामने से छुइए तो आपको क्या नज़र आएगा कि टेम्परेचर जो है इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर देख लिए ये सॉलिड फॉर्म में है जिसका नाम है क्विकलाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्विकलाइम क्या है। दूसरा पूछ देगा स्लैग्ड लाइम क्या है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जनरल कंपटीशन के बच्चे के लिए भी। यहाँ पर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नॉन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्शन इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल गया। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको आप याद रख लेंगे। 10th क्लास के बच्चों के लिए आप यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड गिव एग्जांपल्स, वहाँ पर ये आपको याद रखना है कि सच अ रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो स्लैग्ड लाइम बना है वो एक प्रोडक्ट है और ये किन से मिलके बना है, तो वाटर का एटम से वाटर का मॉलिक्यूल से और कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो दिस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर उल्टा कर दें, यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.1.3, वो हमने देखा, यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो यहाँ पर जो आपका स्लैग्ड लाइम बनाना दूधिया, ठीक है, दूधिया चूना, ये जो बना उसका हम लोग काम किस में करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं, घर में पोचाड़ा वचाड़ा करने का काम करते हैं। क्लियर है। तो पहले भी ऐसे ही किया जाता था। जो चूना होता था, बेसिकली आम भाषा में लोग चूना बोलते थे, उस चूना को जो है घर पे लाया जाता था, पैकेट में रहता है वाइट वाइट, उसको क्या करता है, एक हौज में पानी लेता है यहाँ पर पूरा और उसमें डाल देता था, बड़ा बड़ा टुकड़ा है ना, इस तरीके से डाल, वो उबलता था पूरा और हम लोग को कहा जाता था कि भाई साइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है वो, है ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जिससे एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्लैग्ड लाइम का यूज़ किस में करते हैं, तो वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिशिंग, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे बनता है, और जब वो बन जाता है तो फिर आप देखते हैं कि वाल में चमक आ गई है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल रिएक्शंस फार्मूला फॉर मार्बल इज CaCO3। यहाँ पर देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मार्बल का अगर आपसे फार्मूला पूछेगा, केमिकल फार्मूला, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन वाल क्या आपका जो वाल रहता है वो क्या मार्बल बन जाता है? नहीं, मार्बल बनने के लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है बहुत लंबा। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है, पहला चीज़ आपने बनाया उधर से, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, CaO से आपने बनाया CaOH का होल 2 बनाया, ओके, ये हो गया स्लैग्ड लाइम। इस स्लैग्ड लाइम से फिर स्लैग्ड लाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब हम लोग वाइट वॉश कर दिए वाल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में रहता है उसका रिएक्शन करता है और खुद को कन्वर्ट कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, धीरे धीरे चमक आती है। लेकिन यहाँ जो मार्बल लिखा है, मार्बल का जो केमिकल फार्मूला है वो CaCO3 ही है,
कैल्शियम कार्बोनेट ही है, लेकिन दोस्तों उसको बनने में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कम्बिनेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट, फिर अदर एग्जांपल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस में दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल का बर्निंग मतलब कोल में क्या जलाते हैं हम लोग, कार्बन को जलाते हैं। ठीक है, इस कार्बन को हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या बना के दे रहा है वो, CO2 धुआं दे रहा है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, धुआं दे रहा है, राइट, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2। अब हम लोग क्या करते हैं, पानी कैसे बनेगा, तो पानी में जो चीज़ होता है क्या क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, राइट। तो हाइड्रोजन को मिलाए, ऑक्सीजन को मिलाए, दोनों ही गैसियस फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा तो हमको वाटर लिक्विड के फॉर्म में देगा। तो ये सभी क्या हो गया, ये कम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग एटम्स मिलके जो है हमको एक तीसरा प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए दिस इज नॉन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला फिर से कि इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, राइट, combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। पूरा क्लियर हो गया combination reactions। नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने देखा इसके पहले वाला एक्टिविटी में कि जब आपका स्लैग लाइन बन रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत सारा अमाउंट में हीट इवॉल्व हुआ। दिस मेक्स द रिएक्शंस मिक्सचर वार्म, और उसको क्या किया, पूरा गर्म कर दिया। छू के देखे ना हम लोग ग्लास को। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। वहाँ पर भी मैंने हिंट कर दिया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो reactions in which heat is released along the formation of the products are called exothermic chemical reactions। Other example of exothermic chemical reactions are first, burning of natural gas। जब नेचुरल गैस को हम लोग जलाते हैं, जैसे घर पे खाना वाना भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को ही जलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मीथेन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा और आपका वाटर बना के देगा। ठीक है, डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो हम लोग सांस लेते हैं ना, या फिर पेड़ पौधा भी सांस लेता है, कोई भी सांस ले रहा है, तो वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, हमें हीट मिलता है, इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। क्लियर है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा खाना में रहता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेशन के दौरान किस में कन्वर्ट कर हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। समझ आया बात, ये है पूरा प्रोसेस। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसी का नाम क्या है, रेस्पिरेशन है। ओके, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और ये प्रोसेस हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का ये फार्मूला है C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालेगा गैस, H2O वाटर के फॉर्म में लिक्विड रहेगा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और साथ में हमको क्या देगा, एनर्जी। यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर हीट निकलेगा, और ये हीट हमारे बॉडी में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, गर्म रख रहा है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
फिर कहता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है, आपने जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जो बच गया उसको फेंक दिया कचरा में, डब्बा में, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कंपोस्ट होता है। और ये जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट बनता है, वो भी एक तरीके क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का क्या क्या आपको एग्जांपल्स मिल गया। पहला तो हो गया कि क्विक लाइम को आप स्लैक लाइम में कन्वर्ट कराएं। दूसरा हो गया जितने भी गैसेस होते हैं जिसको आप जलाते हैं, है ना, जैसे नेचुरल गैस ये हो गया, तो उसको जलाएंगे तो वो भी क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होता है। हम जो सांस लेते हैं वो भी क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्लियर। उसके बाद जितने सारे वेजिटेबल्स को हम लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, कंपोस्ट बनाने के लिए, तो कंपोस्टिंग भी एक प्रोसेस है। उस वो प्रोसेस क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में होता है। तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स जो है आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। नेक्स्ट जो है पॉइंट दोस्तों, वो पॉइंट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, देखिए कॉम्बिनेशन था, अब डिकम्पोजिशन हो रहा है, उल्टा है जस्ट। यहाँ देखिए क्या कहता है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स यानी कि FeSO4 लेने के लिए आपको बोल रहा है, FeSO4 जिसमें आयरन होता है। इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें ले रहा है। क्लियर है। नॉट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर है उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब जो है, फ्लेम ऑफ अ बर्नर से क्या करते हैं, स्पिट लैम्प से उसको गर्म करते हैं। फिर अब कहता है कि अब जो कलर चेंज हो गया उसको आप चेक करो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग उसका कलर को चेक करो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाया है दोस्तों, लैब में अगर आप काम करते हैं तो इसी तरीके से गर्म कीजिएगा। ये लगभग देखिए 45 डिग्री के एंगल में गर्म किया जाता है। हैव यू नॉट, और अपने चेहरे से दूर, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। क्या फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका कलर चेंज हो गया। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर, है ना, जो सल्फर जलता है, गंध करता है, उसको आप स्मेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने लिया फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, उसको आपने हीट दिया, हीट कर रहा है। उसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, ये भी सॉलिड पोर्शन है। यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा गैस, और फिर क्या निकलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो पोर्शन है, सल्फ्यूरस, ठीक है, वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आसान हो जाएगा देखना। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो गया, एक जो रिएक्टेंट था मेरा वो 2 प्रोडक्ट को दिया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो गया, कई भागों में बट गया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O, ओके, वाटर के साथ जब इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो उसको क्रिस्टल बोलेंगे। लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो इसमें देखिए क्या लॉस किया, वाटर को लॉस कर दिया, वाटर यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, और फिर क्या होता है, क्रिस्टल में चेंज होता है। इफ़ देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद अगर आप फेरिक ऑक्साइड में उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर क्या है ये, सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 आर gases. डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बात कर रहा है, CaCO3 का बात कर रहा है, टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का मैन्युफैक्चर करने में जो है हम लोग क्विक लाइम और लाइम कैल्शियम का यूज़ करते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन
रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कैरिड करने के लिए हीट हम लोग देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, तो हम लोग उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, कि डिकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन थर्मली हो रहा है। जैसे CaCO3 हम लोग यहाँ पर देखिए, ये लाइम स्टोन है, CaCO3 लाइम स्टोन, इसको मार्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मार्बल भी बोल सकते हैं। तो इस मार्बल के केस में जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा। आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग देखे थे क्विक लाइम को, तो क्विक लाइम बनाएगा, वाइट वाश, फिर ये यहाँ पर क्या करेगा, CO2 गैस को इवॉल्व करेगा, CO2 गैस को बना देगा CaCO3। क्लियर है? तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। ओके, एक ही प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है जो दो अलग अलग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? दोनों ही रिएक्शंस क्लियर हो गया, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन। यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है, देखिए दोस्तों, कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होगा वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। और एक दिया है कि टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का बात कर रहा है, पाउडर को ले लिया बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, फिर उसको बॉयल किए, बॉयल करने पर हम लोग देख रहे हैं जलेगा, एक एनर्जी देगा, बॉइलिंग ट्यूब है, लेड नाइट्रेट है ना, और ये बर्नर है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर देखिए दिख रहा है, दिस फ्यूम्स आर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो फ्यूम्स होता है वो किसका होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इज, रिएक्शंस जो टेक प्लेस होगा वो इस तरीके से लिखा हुआ है, Pb लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 वो कन्वर्ट हो गया लेड ऑक्साइड में, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ही चीज़ कन्वर्ट हो गया, किस में, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, एक लेड ऑक्साइड में और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को लिख के दिया है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको भी आपको जानना है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। टेक अ प्लास्टिक मग ले लीजिए, ड्रिल 2 होल्स एंड बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स, रबर स्टॉपर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या कहता है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। फिल द मग विथ वाटर एंड सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, और इसमें पानी इतना भरिए कि ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो इमर्ज हो जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ऑन द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये ले लिए हम लोग इसको टेस्ट ट्यूब और उसको इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दिए। स्विच ऑन द करंट, लीव द apparatus अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, इसको ऑन कर दीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ देखिए बबल्स जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, बबल्स बना हुआ है। तो इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव अदर देम केयरफुली, जब गैस जमा हो जाए तो फिर उसको निकाल लीजिए। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैटल यूज टू माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर इसको टेस्ट करने के लिए क्या करें, कोई बर्निंग कैंडल को ले आएँ इसके सामने। ठीक है, जो गैस हम लोग निकाले हैं उसको चेक करना है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, व्हाट हैपन इन द केस विच गैस इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, ये आपको चेक करना है। फिर क्या कहता है, देखिए सनलाइट है, सनलाइट क्या कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर रखा है ना, चाइना डिश में, और काफ़ी देर तक छोड़ दिया है। तो इससे क्या होता है, देखो सिल्वर क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, तो क्लोरीन गैस यहाँ से भाग जाएगा और आपको केवल सिल्वर मिल जाएगा।
तो इस तरीके से चांदी अपना घर पे ही बना लें। एजी फॉर अर्जेंटम ना, कि गोल्ड का है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। क्लियर है? चलिए आगे और देखते हैं। आप सिल्वर ब्रोमाइड को लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसका फार्मूला है। उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखिए, यहाँ पर भी आपको Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो द एबव रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, है ना। अब ये जो रिएक्शंस है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, जहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो इसमें जो एनर्जी मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। कहता है कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसे में क्या हो रहा है, किसी को डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसको देना है एनर्जी। किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। इस तरीके से कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कराने के लिए हमको एनर्जी जो देना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एनर्जी का यूजेस के बेस पे हम लोग किसी भी रिएक्शंस को दो भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें हम लोग पहला क्या देखें दोस्तों, पहला हम लोग देखें एक्जोथर्मिक और दूसरा हम लोग क्या देखें, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में हम लोग रिएक्शंस को एनर्जी देंगे, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है एक्सोथर्मिक में। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको आप घर पे बनाइए। जो नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। नेक्स्ट और थर्ड रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके लिए भी टेस्ट करना ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली इसके रिएक्शन से समझते हैं क्या होता है। देखिए, एक रिएक्शन से इन लोगों ने कराया, उसमें क्या किया, एक में आयरन को लिया था और दूसरे में कॉपर सल्फेट को लिया था, दो चीज़ों को लिया था। अब उन दोनों को क्या किया, रिएक्ट करवाया। रिएक्ट कराने पर क्या हो गया, यहाँ पर ये FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है आपका अलग हो गया। तो अगर इस रिएक्शंस को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो Fe है ना, वो क्या किया, इस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर दिया। किसके साथ रिएक्शन किया, सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, और क्या बना दिया, और बना दिया फेरस सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट बना दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो आयरन है ना, आयरन डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, जैसे कॉपर हो गया, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को इसने क्या किया, अलग कर दिया। कौन कर दिया, आयरन कर दिया। क्लियर है? दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस किया ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। अगर लेड जो है Pb लेड, वो अगर CuCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर क्लोराइड है, तो आपको लेड क्लोराइड बना के देगा और कॉपर को बिल्कुल अलग कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिंक और लेड जो है वो कॉपर एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है। दैट्स वाई द रिएक्शन नेम इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है। क्लियर हो गया बात?
नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही एलिमेंट का नहीं होगा, दो एलिमेंट का होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जिससे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और इधर बेरियम क्लोराइड है BaCl2। ये यहाँ पर देखिए आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, BaSO4 बनता हुआ नजर आएगा और NaCl बनता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला चीज़ कि ये जो Na है वो क्या किया, इस क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया और आपको बनाया NaCl। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या किया, इस क्लोरीन के साथ Na ने Ba को, बेरियम को रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने क्या किया, बेरियम को रिप्लेस कर दिया। क्लियर बात समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, में यहाँ पर देखिए, ये जो सल्फेट था N के साथ, वो बेरियम के साथ रिएक्ट करता है और आपको बना देता है क्या, बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक ही रिएक्शन में दो दो एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए, एक एक लाइन को पढ़ा पाना तो मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा है उसी के बेस पे पूरा सभी क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा केमिकल रिएक्शंस का टाइप जो है ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए, द surface of the copper powder becomes coated with the black copper oxide। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक चाइना डिश लिए हैं, उस चाइना डिश में जो है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर को रख दिए हैं और फिर उसको गर्म कर रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर गर्म करने से क्या होता है, देखिए, दिस बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे यहाँ कॉपर है, उसमें ऑक्सीजन दिए, दोनों को हीट किए, हीट करने पर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, आपके पास ये जो एलिमेंट है उसका एटम बिल्कुल अलग था कॉपर का, और ऑक्सीजन का अलग था। तो कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as reverse reactions takes place and copper is obtained। फिर कहता है, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया कि ब्लैक कोटिंग जो है कॉपर, अच्छा, कॉपर ऑक्साइड है, उसको अगर आपने हीट किया है ना, हीट करने पर क्या हो गया, आपको वापस से कॉपर और जल दे देगा, वाटर दे देगा। क्लियर है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शंस, अगर किसी रिएक्शंस के दौरान कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, लेता है, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। जैसे यहाँ पर हुआ, इस केस में हुआ। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जैसे यहाँ पर हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया हीट के प्रेजेंस में, तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन लूज हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इट इज़ नॉन एज रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दे रहा है। समझ में आया बात, ऑक्सीजन को जो है रिलीज़ कर दे रहा है। यहाँ देखिए, वाटर बना दिया है और खुद कॉपर जो है अपने आप को अलग कर दिया है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जहाँ पर आपको दोनों ही साथ साथ देखने को मिलेगा, एक में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन के साथ वो भाग रहा है, तो
वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एक इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, उसमें लिखा है कॉपर ऑक्साइड जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाएगा तो कॉपर और H2O बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो अलग हो गया ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, H2O बनाया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए और इसको भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO2 + 4HCl, MnHCl हो गया और H2O हो गया और Cl2 बाहर हो गया। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ। तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आपसे पूछता है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। बिल्कुल हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता रहता है। उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है कोरोजन। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कोरोजन जो है इज़ अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ये रिएक्शन होता है। अगर जैसे आयरन का रॉड आपने रखा है, एयर में रखा है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परत जम जाता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्सीजन के साथ, हवा का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और Fe2O3 बनाता है। क्लियर है, यही चीज़ है यहाँ पर। तो कहता है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट और समटाइम्स दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाना वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर, इसी प्रकार से अदर जो मेटल होता है वो खराब होते हैं। हैव यू नोटिस दैट कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने कभी देखा है सिल्वर में क्या कलर आ जाता है, कॉपर में क्या कलर आ जाता है, तो कॉपर में तो ग्रेनिश आता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड। जब कोई एलिमेंट जो है वो उसके बाहरी वातावरण इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर है, जो एयर है, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं कोरोड हो गया वो। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोरोजन प्रोसेस कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। तो जो ब्लैक कोटिंग आता है सिल्वर में, चांदी में, और दूसरा ग्रीन कोटिंग जो आता है कॉपर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। जो आयरन होते हैं वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। क्लियर है। कोरोजन ऑफ iron is a serious problem. Every year an enormous amount of the money is spent to replace damaged iron. You will learn more about the corrosion in chapter 3. चैप्टर 3 में corrosion के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हम लोग मेटल को मिक्स करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, है ना, तो उसको भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी पता चलेगा corrosion को किस तरीके से हटाया जाता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा टाइम पीरियड तक कोई फूड को छोड़ दिया गया तो उसका आपने टेस्ट किया है। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, है ना, जब फैट एंड सॉइल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे आप अगर चावल ही घर पे बना कर रखें, सुबह बनाए, शाम में खाने की कोशिश करें, तो देखिएगा उसमें खट्टापन आ गया है। तो वो खट्टापन क्यों आया, तो आपने क्या किया था, किसी बर्तन में रखा था, उसका एयर के साथ कम्बिनेशन हुआ, या फिर प्रोडक्ट जो आपका भात दाल जो भी है, वो क्या किया, ऑक्सीजन का जो एयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट किया, जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट किया, और एक अलग केमिकल प्रोसेस करके खाना को ख़राब कर देता है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या हो गया कि ऑक्सीडाइज हो गया वो और नया चीज़ बना दिया। दे बिकेम रैनसीड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन नहीं करता, कुछ सब्सटेंस ऐसा है, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करता है उन्हीं चीज़ को फूड को बचाने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर रखते हैं, जैसे फ्रिज जो होता है उसका एयर टाइट होता है ना, टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चर usually flush bags of the chips with gas such as nitrogen to prevent the chips for getting oxidized। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज जल्दी से नहीं होता है, इसलिए जो चिप्स का पैकेट वगैरह होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौन सा गैस भरा जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर आप बना लें, ठीक है। व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एयर नील्स इज डीप इनटू इट। तो ये सब क्वेश्चन मेरे ख्याल में हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है वो आप देख लेंगे यहाँ पर। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट्स सिम्बॉलिकली, है ना। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है और उसका फिजिकल स्टेट्स क्या है ये भी जानना जरूरी है। अ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच type evolve in a chemical reactions are same on the reactant and product side of the equation must always be balanced। तो कोई भी केमिकल इक्वेशंस जो होता है उसको बैलेंस बनाना जरूरी होता है, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए। इन अ कम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंसेस। कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलके एक प्रोडक्ट को बनाना। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, वो क्या हो रहा है, टूट के दो तरीके का दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस a single substance is decomposed to give two or more substances। Third point, next point, reactions in which heat is given out along with the products are called exothermic reactions। अगर कोई रिएक्शंस होता है जो प्रोडक्ट देता है और साथ में हीट भी देता है, जिससे कि हम लोगों ने नेचुरल गैस को जलाया था, तो दिस इज नॉन एज एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्जोथर्मिक रिएक्शंस जनरली किस में होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन में होता है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये जनरली किस में होता है, डिकम्पोजिशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर्स। जैसे हम लोग देखे थे आयरन जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद रिएक्शन बना के NiFeSO4 बना लेता है। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एटम चेंज होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्युबल साल्ट्स, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है, वो इनसॉल्युबल साल्ट्स को देता है। रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन by substances। Oxidation is the gain oxygen or loss of hydrogen, and reduction is the loss of oxygen and gain of hydrogen। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है एक ही तरीके से याद रखिए कि अगर ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, अगर ऑक्सीजन से हट गया तो रिड्यूस हुआ, ठीक है। अदर वाला हाइड्रोजन का केस वाला जो पूछेगा कि हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन के केस में जो होता है ऑक्सीजन के साथ जिस तरीके से रिएक्ट करता है उसका जस्ट उल्टा होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर जाएगा। अब अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो किससे कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही रहेगा। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से ज़रूर बना लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, है ना। मैं इसका आंसर आपको करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट का क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें एसिड बेस रहेगा
और वो जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। जय हिंद।